हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग घर पर होंगे, हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे। फ्रेंड्स, मैं आपकी टीचर कम दोस्त अन्नू गर्सा आप सभी प्यारे प्यारे दोस्तों का स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल रीड पर जीत में। फ्रेंड्स, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है, आज अपन पढ़ने वाले पादपों में श्वसन एवं उत्सर्जन के बारे में। फ्रेंड्स, अपने को पता है ये अपना रीड लेवल 2 साइंस का टॉपिक है। तो फ्रेंड्स, आज अपन इसी के बारे में पूरा यहाँ पर डिटेल से स्टडी करेंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि इस चैनल पर अपन पढ़ते हैं बातों बातों में पूरा स्ट्रेस फ्री होकर, बिल्कुल भी अपन बर्डन नहीं लेते हैं और बातों बातों में सारे टॉपिक को क्लियर कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए विदाउट बर्डन के अपन अपना टॉपिक जो है वो शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको पूरा एनसीईआरटी का निचोड़ प्रोवाइड कराती हूँ। तो मैं आपको हर बार कहती हूँ कि आप मेरे साथ साथ नोट्स बनाया कीजिए, क्योंकि जब एग्जाम टाइम पास में आएगा तब आप फटाफट रिवीजन करने के लिए आपको नोट्स ही आपके काम आएंगे। उस टाइम पर आप एक वीडियो पर इतना टाइम वेस्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अपने को पता है अपनी एग्जाम डेट पास आती जा रही है। 25 अप्रैल को अपना एग्जाम जो है वो घोषित हो चुका है और फॉरम की भी प्रक्रिया अब शुरू होने वाली है। फ्रेंड्स, अपनी जो पढ़ाई है उसको आप रफ्तार दे दीजिए और बिना टाइम गवाइए आइए मेरे साथ अपना वीडियो शुरू कर लेते हैं और इसको डिटेल से पूरा देख लेते हैं, लेकिन नोट्स बनाते रहिएगा। तो फ्रेंड्स, आइए अपना जो आज का टॉपिक है वो शुरू कर लेते हैं। डिटेल के साथ पूरा एनसीईआरटी का निचोड़ पढ़ लेते हैं, क्योंकि अपने एग्जाम्स में तो एनसीईआरटी के ऊपर बेस्ड ही क्वेश्चंस आते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि अपना लिखा हुआ है टॉपिक यहाँ पर कि आज अपन पढ़ने वाले पादपों में श्वसन एवं उत्सर्जन के बारे में। फ्रेंड्स, इसके 3 वीडियोस बनेंगे। एक वीडियो में इसका श्वसन पूरा कंप्लीट होएगा, दूसरे में इसका उत्सर्जन और तीसरे में इसके रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन आंसर हैं वो, और उसके साथ ही जो संभावित और आगे आने वाले क्वेश्चन हैं उनके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। तीनों पार्ट्स पूरा ध्यान से देखिएगा, आपको काफी फायदा होने वाला है। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। देखिए फ्रेंड्स, पादपों में श्वसन एवं उत्सर्जन के बारे में लिखा गया कि पादप जो है वो कैसे श्वसन करते हैं। तो अपने को पता है जितने भी जीव जंतु हैं वो श्वसन करते हैं, चाहे वो पेड़ पौधे हों चाहे जीव जंतु हों। अपने को दिखता नहीं है कि पादप श्वसन करते हैं, लेकिन वो श्वसन करते हैं। और बहुत ही कॉमन सी बात है, जितने भी जीव जंतु हैं वो जब श्वसन करते हैं तो श्वसन के दौरान कौन सी गैस लेते हैं फ्रेंड्स? वो श्वसन के दौरान ऑक्सीजन गैस लेते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे जीव जंतु ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, इसी प्रकार से जो पादप है वो भी श्वसन में ऑक्सीजन गैस लेते हैं। हालांकि वो फोटोसिंथेसिस के थ्रू ऑक्सीजन का उत्पादन भी करते हैं, लेकिन अपने श्वसन के लिए उनको भी ऑक्सीजन की ही नीड होती है। तो फ्रेंड्स, जितने भी जीव जंतु हैं धरती पर सब क्या करते हैं? ऑक्सीजन गैस को ही इनहेल करते हैं अपने श्वसन में, रेस्पिरेशन के अंदर। ओके, तो चलिए अब अपन देख लेते हैं पूरा डिटेल से इनकी परिभाषाएं क्या क्या है। तो देखिए, अपना पहला है श्वसन, जिसको अपन कहते हैं रेस्पिरेशन। तो इसमें क्या है, देखिए यह एक जैविक प्रक्रिया है। सबको पता है जो भी जीव जंतु हैं वही अपने श्वसन कर सकते हैं, निर्जीव वस्तुएं थोड़ी अपनी श्वसन करेंगी। तो जैविक प्रक्रिया है, क्योंकि जीव जंतु ही इस प्रोसेस को कर सकते हैं। तो यह एक जैविक प्रक्रिया है जिसमें शर्करा तथा वसा, ग्लूकोज तथा फैट का ऑक्सीकरण होता है। ऑक्सीडेशन होता है किसका? ग्लूकोज और फैट का ऑक्सीडेशन होता है, और उससे जो एनर्जी है वो रिलीज होती है। किससे? अपने शर्करा, ग्लूकोज और जो फैट है उसके ऑक्सीडेशन से एनर्जी रिलीज होती है, उसको अपन कहते हैं श्वसन। तो श्वसन कौन सी प्रक्रिया है? श्वसन अपने को पता है जैविक प्रक्रिया है, और इसमें क्या है, ग्लूकोज जिसको अपन कहते हैं शर्करा और अपना फैट जो है वसा, उन दोनों के ऑक्सीकरण से, ऑक्सीडेशन से क्या होती है? एनर्जी रिलीज होती है, ऊर्जा मुक्त होती है। तो इस तरीके से अपन ये भी देख सकते हैं कि जो अपनी श्वसन क्रिया है वो कैसी क्रिया है? वो एक्सोथर्मिक क्रिया है, क्योंकि उससे एनर्जी जो है वो रिलीज हो रही है। तो वो कैसी प्रोसेस है? वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। चलिए अब देखिए, ये जो होती है श्वसन की क्रिया, ये 2 तरह की होती है। कैसे होती है? एक तो ऑक्सी श्वसन होता है और एक अनोक्सी श्वसन होता है। ऑक्सी श्वसन क्या होता है, अनोक्सी श्वसन क्या होता है, उसके बारे में भी अपन देख लेते हैं। देखिए, अपन ने अभी बात करी कि यह क्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति और अनुपस्थिति दोनों में हो सकती है। तो जो क्रिया, जो श्वसन जो अपने ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है उसको तो अपन कह देते हैं ऑक्सी श्वसन, और जो प्रोसेस जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है श्वसन, उसको अपन कह देते हैं अनोक्सी श्वसन। फ्रेंड्स, ऑक्सीजन की प्रेजेंस और ऑक्सीजन के एब्सेंस के आधार पर अपन ऑक्सी श्वसन और अनोक्सी श्वसन को अलग अलग विभेदित कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अपने को पता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो ऑक्सी श्वसन कहलाएगा और ऑक्सीजन की एब्सेंस में वो अनोक्सी श्वसन कहलाएगा। तो इसको अपन इंग्लिश में कहें तो एरोबिक रेस्पिरेशन, और अनोक्सी श्वसन एनारोबिक रेस्पिरेशन अपन इसको कहते हैं। ओके, ध्यान में रखिएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, अपना ऑक्सी श्वसन होता है, उसमें एक तो क्योंकि ऑक्सीजन का यूज हो रहा है तो उसको ऑक्सी श्वसन कहेंगे। इसमें क्या होता है, जो अपनी एनर्जी है ना वो बहुत ज्यादा अमाउंट में रिलीज होती है। तो अगर ज्यादा अमाउंट में एनर्जी की रिलीज हो रही है तो आप वहां पर पता कर सकते हैं कि वहां पर
कौन सा श्वसन हो रहा है, वहाँ पर ऑक्सी श्वसन हो रहा है। और अनॉक्सी श्वसन में क्योंकि ऑक्सीजन नहीं पाया जाता है, एब्सेंस में होता है, तो वहाँ पर जो अमाउंट है एनर्जी की उसकी रिलीज होने की अमाउंट भी क्या होगी, कम होगी अनॉक्सी श्वसन के अंदर। इसी प्रकार देखिए और क्या क्या चेंजेस होते हैं अपने ऑक्सी और अनॉक्सी श्वसन में। फ्रेंड्स मैं आपको यहाँ पर जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो लिखवा रही हूँ। कचरे को छोड़िए, जो मेन है वो यहाँ पर आप मेरे साथ स्टडी कीजिए, क्योंकि अब लेंथी स्टडी से कोई मतलब नहीं रहेगा, अब अपने को स्मार्ट स्टडी करनी है। तो यहाँ पर मैं आपको स्मार्ट स्टडी करवा रही हूँ क्योंकि एग्जाम का टाइम बहुत कम है, इसीलिए फ्रेंड्स स्मार्ट स्टडी कीजिए, सारी बकवास मत पढ़िए। जो आपके लेवल का है, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बस उतना ही पढ़िए, सफिशिएंट है आपके एग्जाम के लिए। आप इसके अलावा कहीं और फिर आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आपको पूरा निचोड़ यहाँ पर मैं दे रही हूँ। तो आप पूरा जो है वो वीडियो एंड तक देखा कीजिए, आपको इसके अलावा फिर और टॉपिक्स उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक वीडियो में सारा सफिशिएंट मैं आपको नॉलेज दे रही हूँ। तो आप ज्यादा भटकिए मत कि मैंने ये वीडियो देख लिया, आप दूसरा वीडियो देखूं, तीसरा देखूं, ये बुक खोल ली, वो बुक खोल ली। फ्रेंड्स सब में चीजें एक ही है, टॉपिक एक है, मैटर एक है, बस उसमें से आपको जो जरूरी चीजें हैं उनको छांट लीजिए और जो फालतू का कचरा है उनको छोड़ दीजिए। तो आपके लिए जरूरी चीजों के ही नोट्स मैं यहाँ पर आपको दे रही हूँ, इनके बाहर कुछ नहीं आएगा, आपको सारा यहाँ पर निचोड़ दे रही हूँ। तो आप बस वीडियो देख लीजिए और अपने नोट्स साथ साथ बनाते रहिए, ताकि आपके पास भी ये इंपॉर्टेंट नोट्स हो। एंड टाइम पर जब एग्जाम टाइम हो, उस टाइम पर क्विक रिवीजन करने के लिए आपके पास जो मेन पॉइंट्स हो वो सारे आपके पास आपके सामने हो। इसीलिए फ्रेंड्स आपको बार बार कह रहे हैं कि नोट्स बनाइए, एनसीईआरटी का निचोड़ प्रोवाइड करा रही हूँ। ओके, तो चलिए अपने देख लेते हैं कि अपने ऑक्सी श्वसन और अनॉक्सी श्वसन में क्या क्या डिफरेंस हो जाता है। तो देखिए अपना ऑक्सी श्वसन है, उसमें शर्करा का अपघटन होता है। अपने को ये तो पता है कि श्वसन में क्या होता है, अपघटन होता है, शर्करा का और वसा का, दोनों में ही शर्करा का और वसा का अपघटन होता है, चाहे वो ऑक्सी श्वसन हो चाहे अनॉक्सी श्वसन। लेकिन जो ऑक्सी श्वसन है उसमें शर्करा और वसा का अपघटन होकर इससे क्या बनता है, जल और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करेगी। किसका अपघटन करके निर्माण करेगी, जल का और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है ऑक्सी श्वसन के अंदर। लेकिन जो अनॉक्सी श्वसन है ना, एनारोबिक रेस्पिरेशन है, उसमें जो ग्लूकोज है, अपनी शर्करा जो है वो अपने अपघटन से किसका निर्माण करेगी, वो अल्कोहल का और लैक्टिक एसिड का निर्माण करेगी। किसका निर्माण करेगी, अल्कोहल और लैक्टिक एसिड का। फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि एक क्वेश्चन पहले आया हुआ है प्रीवियस ईयर के एग्जाम में, कि जब अपने मनुष्य की मांसपेशियों में थकान का अनुभव होता है, जब मांसपेशियों में थकान का अनुभव होता है, खिंचाव का अनुभव होता है, अपना जो बॉडी पार्ट है उसमें किस चीज़ का जमाव हो जाता है। तो फ्रेंड्स वहाँ पर भी आंसर क्या होगा, वहाँ पर भी लैक्टिक एसिड होगा। जब मांसपेशियों में थकान होती है या खिंचाव आ जाता है तो वहाँ पर किसका जमाव हो जाता है, लैक्टिक एसिड का जमाव हो जाता है। अनऑक्सी जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है, ऑक्सीजन की कमी के कारण वहाँ पर क्या होता है, लैक्टिक एसिड का जमाव हो जाता है। इस कारण अपनी मांसपेशियों में खिंचाव आता है और अपने को दर्द का अनुभव होता है। तो फ्रेंड्स ये मैंने आपको बताया कि ऑक्सी श्वसन से तो बना उसके शर्करा के अपघटन से जल और कार्बन डाइऑक्साइड, अनऑक्सी श्वसन में शर्करा के अपघटन से क्या बनता है, अल्कोहल और लैक्टिक एसिड। इसको ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स ये तो अपनी होगी ऑक्सी श्वसन और अनऑक्सी श्वसन की बातें। अब अपने को पता था कि ऑक्सी श्वसन जो होता है उसमें क्योंकि ऑक्सीजन की प्रेजेंस होती है, इसीलिए अपनी जो ऊर्जा की अमाउंट है वो हाई अमाउंट होती है, ज्यादा अमाउंट में ऊर्जा मुक्त होती है। लेकिन अनऑक्सी श्वसन में ऑक्सीजन क्योंकि प्रेजेंट नहीं होता, अनुपस्थित होता है, इसीलिए अनऑक्सी श्वसन में जो है ऊर्जा की जो मात्रा है वो कम होती है। तो अनऑक्सी श्वसन में कम मात्रा में ऊर्जा उत्पादित होती है। ओके, ये तो सबको ध्यान ही होगा, कॉमन सी बात है। अब फ्रेंड्स अपन ने देखा कि जैसे इंसान लंग्स के थ्रू अपना क्या करता है, रेस्पिरेशन का सारा काम करता है, तो इसी प्रकार जो पादप है वो कहाँ कहाँ से अपने श्वसन का कार्य करते हैं। तो फ्रेंड्स जो पादप है वो तीन तरह से, तीन जगह से अपना श्वसन का कार्य करते हैं। तो आप अब कहेंगे भाई हमने तो सिर्फ पत्तियों से ही सुना है, हमने तो और कोई जगह नहीं सुनी। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि प्लांट्स जो है वो तीन जगह से श्वसन कर सकते हैं। इसमें कौन कौन सी जगह आ जाती हैं, पहला तो आ जाता है अपना जड़, दूसरा आ जाती है अपनी पत्तियां और तीसरी आ जाती है अपनी टहनियाँ या हरी शाखाएं जो होती हैं उनसे। तो प्लांट कहाँ से श्वसन कर सकता है, अपनी जड़ से भी कर सकता है, अपनी हरी शाखाओं से भी कर सकता है, टहनियों से कर सकता है और अपनी पत्तियों से कर सकता है। ओके, अब इसमें वो कहाँ कहाँ से श्वसन करता है उसके बारे में देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स जो अपनी जड़ होती है उसमें क्या होते हैं, छोटे छोटे सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं। जड़ों के अंदर सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं। वो क्या करते हैं, जो मिट्टी होती है, मिट्टी के अंदर जितनी भी ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है उसका क्या करते हैं, एब्जॉर्प्शन कर लेते हैं, उसको ग्रहण कर लेते हैं। फ्रेंड्स ये जल के थ्रू भी हो सकता है और ये सीधा मिट्टी के थ्रू भी हो सकता है। सेकंड आता है अपना पत्तियों के द्वारा। पत्तियों से कैसे करते हैं, पत्तियों में अपने को पता है रंध्र पाए जाते हैं जिनको अपन इंग्लिश में स्टोमेटा कहते हैं। तो पत्तियों पर जो रंध्र पाए जाते हैं वो क्या करते हैं, जो गैसेज हैं उनका एक्सचेंज करने का कार्य करते हैं, श्वसन का कार्य करते हैं। थर्ड है अपना टहनियों से या फिर हरी शाखाओं से। तो इसमें क्या पाए जाते हैं, इसमें वात रंध्र जिनको अपन लेंटिकल्स कहते हैं वो
पाए जाते हैं। वात रंध्रों द्वारा जो टहनी और हरी शाखाएं होती हैं उनसे क्या होता है, अपना जो पेड़ होता है, प्लांट होता है, वो श्वसन का कार्य करता है। अब जो अपने श्वसन की जो क्रिया है जिसमें अपने 2 चक्र पाए जाते हैं, पहला आता है ग्लाइकोलाइसिस, सेकंड आता है क्रेब्स साइकिल। अब उसके बारे में डिटेल से आपको नॉलेज होनी चाहिए कि ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है और क्रेब्स साइकिल क्या होती है, उनमें कितनी अमाउंट में एटीपी आपको प्राप्त होती है, क्योंकि वहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है कि ग्लाइकोलाइसिस से कितनी एनर्जी प्राप्त होती है, क्रेब्स साइकिल से कितनी होती है, इनका एंड प्रोडक्ट क्या होता है। ये सारी चीजें आप अपन पढ़ेंगे ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल के डिस्क्रिप्शन में डिटेल से। तो आइए पहले शुरू करते हैं ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस, ये जो ग्लाइकोलाइसिस है ना फ्रेंड्स, ये ऑक्सी तथा अनऑक्सी दोनों प्रकार के श्वसन में संपन्न होता है। जो ग्लाइकोलाइसिस है वो अपने ऑक्सी तथा अनऑक्सी, एरोबिक तथा एनएरोबिक दोनों प्रकार के श्वसन में संपन्न होता है। तो फ्रेंड्स ग्लाइकोलाइसिस दोनों में पाया जाता है, ये अपन ने यहाँ देख लिया। फ्रेंड्स एक बात मैं आपको बता दूं कि मैं यहाँ पर आपको पूरा निचोड़ ही प्रोवाइड करवा रही हूँ, क्योंकि अपने रीट लेवल पर जितना सफिशियंट है ना, वहाँ पर मैं यहाँ पर आपको सारी वो इंपॉर्टेंट चीजें जो रीट लेवल तक अपने को चाहिए वो मैंने यहाँ पर निकाल कर आपको प्रोवाइड करवाई है। इससे ज्यादा अगर आप पढ़ते हो तो वो अपने लेवल से ऊपर की चीजें हैं। आपको रीट लेवल तक की सारी चीजें यहाँ पर प्रोवाइड करवाई है, इससे बाहर आपका रीट लेवल में तो जाएगा नहीं। इसीलिए आपको कह रही हूँ कि स्मार्ट स्टडी कीजिए, सारी चीजें पढ़ने की जरूरत नहीं है। ऐसे तो ये ग्लाइकोलाइसिस क्रेब्स चक्र जो है ये काफी लंबा प्रोसेस है, आपको पूरा साइकिल बनाकर अगर पढ़ाऊंगी तो वो फर्स्ट लेवल तक में चला जाएगा। तो यहाँ पर इतने हाई लेवल की पढ़ने की जरूरत नहीं है, अपने सिर्फ रीट लेवल तक का पढ़ना है। तो उसमें ये जो मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ ये सफिशियंट है, आप घबराइए मत। जितना आपको रीट लेवल में जरूरत है आपके लेवल के अनुसार उतना मैं सारा आपको यहाँ पर मैटर प्रोवाइड करवा रही हूँ। तो बस अपने नोट्स बनाते रहिए और मेरे साथ साथ पूरा वीडियो एंड तक देखिए। फ्रेंड्स देखिए लाइट चली गई है, लेकिन कोई बात नहीं, मुझे लग रहा है कि आपको दिख रहा है अच्छे से। तो अगर आपको नहीं दिख रहा है तो मैं आपको जो कह रही हूँ आप मेरी बातों को ध्यान से सुन लीजिएगा, क्योंकि जो बोर्ड पर लिखा है वही मैं आपको पूरा सुनाने वाली हूँ। तो अच्छे से गौर से ध्यान से पूरा वीडियो देखिएगा। तो फ्रेंड्स देखिए, अपन ने अभी जैसे बात करी कि जो ग्लाइकोलाइसिस है वो ऑक्सी तथा अनऑक्सी, एरोबिक तथा एनारोबिक दोनों प्रकार के श्वसन में संपन्न होता है, दोनों प्रकार के श्वसन में कार्य करता है। और ये जो प्रक्रिया है ना ये कोशिका के कोशिका द्रव्य में संपन्न होती है। जो सेल है उसके साइटोप्लाज्म में ये जो प्रोसेस है वो कंप्लीट होता है। ये जो प्रोसेस है वो कोशिका के कोशिका द्रव्य यानी साइटोप्लाज्म में संपन्न होती है। फ्रेंड्स ये जो मैं यहाँ पर आपको पढ़ा रही हूँ सारी बेहद ही इंपॉर्टेंट लाइन्स है, तो आपको सारी जो है वो ध्यान में रखनी होंगी, याद रखनी होंगी, क्योंकि सारी प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए क्वेश्चन हैं। ये जो 2-3 लाइनें मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ, मैं बता दूँ कौन कौन से क्वेश्चन हैं वो प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं। ये पूछा गया है कि ग्लाइकोलाइसिस कहाँ पर संपन्न होती है, तो ये अपने को पता होना चाहिए कि ये कोशिका के कोशिका द्रव्य में यानी साइटोप्लाज्म में संपन्न होती है। नेक्स्ट अपना इस प्रक्रिया में ग्लूकोज का एक अणु क्या करता है, पायरुविक अम्ल के 2 अणु बनाता है। नेक्स्ट है अपना इस प्रक्रिया में 8 एटीपी ऊर्जा प्राप्त होती है। टोटल एनर्जी कितनी प्राप्त होती है, 8 एटीपी प्राप्त होती है। कितनी, 8 एटीपी। लेकिन जिसमें से अपने जो शुद्ध जो एटीपी प्राप्त होती है वो कितनी है, वो है 2 एटीपी। शुद्ध एटीपी प्राप्त होती है 2 अणु, और जो टोटल जो एटीपी प्राप्त होती है वो होती है 8 अणु। ओके, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी प्रीवियस ईयर्स में पूछा गया है कि ग्लाइकोलाइसिस से अपने को शुद्ध कितने एटीपी प्राप्त होते हैं, तो 2 एटीपी, और टोटल कितने प्राप्त होते हैं, 8 एटीपी। तो ये भी ध्यान में रखिएगा, प्रीवियस ईयर्स में पूछा गया है। नेक्स्ट है अपना इसे एम्बडेन, मेयर तथा पेरेनस ने दिया था। किसने दिया था, एम्बडेन, मेयर तथा पेरेनस ने दिया था। इसीलिए इसका दूसरा नाम क्या है, इसीलिए इसको ईएमपी पाथवे या ईएमपी साइकिल भी कहते हैं। इसीलिए इसको ईएमपी पाथवे भी कहते हैं। एम्बडेन, मेयर तथा पेरेनस ने दिया, इसीलिए इसको कहते हैं ईएमपी पाथवे। ओके, क्लियर है। नेक्स्ट है ग्लाइकोलाइसिस का अंतिम उत्पाद पायरुविक एसिड होता है। ये भी पूछा गया क्वेश्चन है कि ग्लाइकोलाइसिस का अंतिम उत्पाद क्या होता है, तो पायरुविक एसिड होता है। क्या होता है ग्लाइकोलाइसिस का अंतिम उत्पाद, पायरुविक एसिड या पायरुविक अम्ल होता है, जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्रेब्स चक्र द्वारा अपघटित हो जाता है। ये कहाँ जाकर अपघटित होता है, ये क्रेब्स चक्र में जाके अपघटित होता है जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस होती है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में ये क्रेब्स चक्र में जाके अपघटित हो जाता है। तो फ्रेंड्स देखिए, ये भी पूछा गया अंतिम उत्पाद क्या है, पायरुविक एसिड। नेक्स्ट है अपना कि इसको अन्य नाम ग्लाइकोलाइसिस का क्या है, या फिर ईएमपी पाथवे का अन्य नाम क्या है, ये भी पूछा गया है। ये भी पूछा गया है कि कितने इसमें शुद्ध अपने को एटीपी प्राप्त होती है ग्लाइकोलाइसिस से, तो 2 एटीपी है। टोटल कितने मिलते हैं, 8 एटीपी है। इसके अलावा ये भी पूछा गया कि ये प्रक्रिया कहाँ पर संपन्न होती है, तो ये कोशिका द्रव्य में संपन्न होती है। फ्रेंड्स यहाँ से 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं ग्लाइकोलाइसिस से। अब आप समझ सकते हो ग्लाइकोलाइसिस कितनी इंपॉर्टेंट है कि 4 क्वेश्चन तो इसमें से ही आ गए हैं। फ्रेंड्स इतना सा मैटर भी अगर आप याद कर लेते हो ना तो सफिशिएंट है रीट लेवल के लिए। इससे बाहर आप इससे ज्यादा पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है। ये तो हो गया अपना ग्लाइकोलाइसिस के बारे में। अब
अपन देख लेते हैं अपने क्रेब्स साइकिल के बारे में। क्रेब्स साइकिल में क्या होता है, तो देखिए ये है अपनी क्रेब्स साइकिल, जिसको अपन कहते हैं ट्राई कार्बो ऑक्सिलिक अम्ल चक्र, या शॉर्ट में कहें तो TCA। तो क्रेब्स साइकिल का अदर नेम क्या है? अदर नेम है ट्राई कार्बो ऑक्सिलिक अम्ल चक्र, या इसको कहें तो TCA। अब देखिए इसमें क्या क्या है फ्रेंड्स। जो क्रेब्स चक्र है उसकी अभिक्रिया कहाँ होती है? ग्लाइकोलाइसिस की कहाँ होती है? अपन ने देखा था ये होती थी कोशिका के कोशिका द्रव्य में, साइटोप्लाज्म में। लेकिन जो अपना क्रेब्स चक्र है उसकी कहाँ पर होगी? उसकी होगी माइटोकॉन्ड्रिया की भीतरी झिल्ली पर। जो कोशिका है उसमें जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसकी भीतरी झिल्ली पर क्रेब्स चक्र की जो क्रिया है वो संपन्न होती है। नेक्स्ट देख लीजिए, क्रेब्स चक्र में कुल 30 ATP अणु ऊर्जा प्राप्त होती है। कितनी? 30 ATP। ये कुल ऊर्जा बता रहा है कि कुल ऊर्जा कितनी प्राप्त होगी? 30 ATP होगी। अब अपने ग्लाइकोलाइसिस में कितनी होती थी? 8 ATP अणु होती थी, और अपने जो क्रेब्स चक्र उसमें कितनी है? 30 ATP अणु होती है प्राप्त अपने को। तो देखिए 30 ATP होगी क्रेब्स चक्र से। कुल ये टोटल की बात हो रही है, शुद्ध की बात नहीं हो रही, टोटल की बात हो रही है। तो देखिए इस प्रकार ऑक्सीश्वसन से प्राप्त कुल ऊर्जा है 38 ATP, 38 ATP। 38 कैसे हो गई? 30 तो हो गई अपने क्रेब्स चक्र से, और 8 अपने हो गई थी ग्लाइकोलाइसिस से। तो दोनों ऑक्सीश्वसन थे, और दोनों में टोटल अगर अपन करें कि टोटल कितने ATP अपने को प्राप्त हुए हैं, तो 30 + 8 कितने हो गए? 38 हो गए। तो टोटल अपने को एनर्जी मिली 38 ATP। ओके, ये थी अपनी टोटल की बात में। शुद्ध अपने को कितनी मिली थी? 2 ATP ही मिली थी, और टोटल अगर बात कर ले तो दोनों की 38 ATP हो गई है। ओके, याद रखने लायक बात है फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा हुआ क्वेश्चन है तो ध्यान में रखिए। नेक्स्ट है TCA चक्र। TCA अपन ने कहा था ट्राई कार्बो ऑक्सिलिक अम्ल, अपन ने कहा था क्रेब्स चक्र का ही दूसरा नाम। TCA चक्र का प्रारंभ एसिटाइल समूह के ऑक्सिलो एसिटिक एसिड OAA से तथा जल के साथ संघनन से होता है। कहाँ से होता है TCA का प्रारंभ? तो देखिए TCA चक्र का प्रारंभ एसिटाइल समूह जो होता है उसके ऑक्सैलो एसिटिक एसिड से उसका प्रारंभ होता है, तथा जल के साथ उसका क्या होता है? संघनन होता है। इसके कारण क्या बनता है? इसके कारण फ्रेंड्स सिट्रिक एसिड बनता है। क्या बनता है? सिट्रिक एसिड बनता है। तो अपने ग्लाइकोलाइसिस में तो पायरुविक एसिड का निर्माण होता था, और अपने जो क्रेब्स चक्र है उसमें किसका निर्माण हो रहा है? उसमें सिट्रिक एसिड का निर्माण हो रहा है। ओके, ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर अपनी जो बातें थी, जो रीट लेवल के अनुसार जो इंपॉर्टेंट बातें अपने को जाननी चाहिए थी, वो सारी मैंने यहाँ पर आपको बता दी हैं। इतना सफिशिएंट है आपके रीट लेवल के लिए। अब देखिए, अब अपन श्वसन की बात कर रहे हैं तो श्वसन गुणांक की भी अपने को बात करनी पड़ेगी कि जो पादपों का श्वसन है वो कैसे मापा जाता है। पादपों में श्वसन कैसे मापा जाए, तो श्वसन गुणांक है जिसको अपन कहते हैं रेस्पिरेशन क्योटेंट, या इसको शॉर्ट में कहे तो RQ, इसको हिंदी में कहते हैं अपन श्वसन गुणांक। ये क्या होता है फ्रेंड्स? ये RQ जो है वो आपकी टोटल जो CO2 है, जो कंजम्पशन में आपकी CO2 और O2 का जो अनुपात है, जो रेशियो है, उसको निकाल कर आपकी RQ जो है रेस्पिरेशन क्योटेंट पता लगाई जाती है। इसमें क्या होता है? RQ बराबर क्या होता है? CO2 जो भी अपन ने श्वसन में अपने CO2 जो छोड़ी है उसका अनुपात बटा में अपने ऑक्सीजन जितनी भी अपन ने ग्रहण करी है रेस्पिरेशन में, उनका अनुपात निकाला जाता है, और फिर अपनी RQ जो है वो पता की जाती है। तो CO2 बटा O2 = RQ, मतलब रेस्पिरेशन क्योटेंट क्या हुआ? श्वसन में त्यागी गई कार्बन डाइऑक्साइड बटा ग्रहण की गई ऑक्सीजन। तो CO2 बटा O2 क्या निकलती है? अपनी RQ निकलती है। इससे अपन अपनी RQ रेस्पिरेशन क्वेश्चन निकाल सकते हैं किसी भी चीज का। तो फ्रेंड्स देखिए, मैंने आपके सामने यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट जो RQ के मान है वो मैंने यहाँ पर लिखे हैं। ये आपको याद करने ही पड़ेंगे क्योंकि बेहद इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। इनको पूछा जा चुका है, इसमें मासल पादप के बारे में पूछा जा चुका है, इसके साथ ही आपका अवायवीय श्वसन के बारे में भी पूछा जा चुका है, इसके साथ ही आपका कार्बोहाइड्रेट के बारे में भी पूछा जा चुका है कि इनके RQ कितने होते हैं, RQ का मान कितना होता है। तो आपको ये सारा ध्यान में रखना पड़ेगा। मैं भी इस बार और किसी के बारे में पूछ लें तो ये 6 जो है वो आपको इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखने हैं। तो देखिए, अपना कार्बोहाइड्रेट के लिए अपना RQ का मान कितना होता है? तो फ्रेंड्स कार्बोहाइड्रेट के लिए अपना RQ का मान होता है 1, और इसके साथ ही अपना जो फैट होता है उसका RQ का मान कितना होता है? उसका RQ का मान होता है 0.7 से लेके 0.75 तक। नेक्स्ट अपना प्रोटीन के लिए RQ का मान कितना होता है? तो ये होता है अपना 0.78 से लेके 0.79 तक। नेक्स्ट अपना यहाँ पर कार्बनिक अम्ल के लिए अपना RQ का मान कितना होता है? तो ये 1 से ज़्यादा होता है। अवायवीय श्वसन के लिए अपना RQ का मान कितना होता है? तो ये अनंत होता है। और अपना लास्ट में जो आता है मासल पादप, ये सकुलेंट प्लांट जिनको अपन कहते हैं, इसके लिए अपना RQ का मान कितना होता है? इसका अपना मान होता है 0। तो फ्रेंड्स
फ्रेंड्स ये 6 मैंने आपको बताए हैं, इन सबको आपको ध्यान में रखना होगा क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये 6 आरक्यू की जो मान है वो आप ध्यान में रखिएगा। फ्रेंड्स यहीं पर अपना जो पादपों में श्वसन है ये टॉपिक अपना कंप्लीट होता है। अब अपन नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें अपन पढ़ेंगे पादपों में उत्सर्जन के बारे में। बहुत ही छोटा सा है पादपों में उत्सर्जन, कोई पूछता भी नहीं है, वैसे तो इंपॉर्टेंट नहीं है ज़्यादा, लेकिन फिर भी अपने टॉपिक में तो अपने को पढ़ना पड़ेगा, सारी उसकी नॉलेज रखनी पड़ेगी। तो चलिए फ्रेंड्स आज का वीडियो तो यहीं पर खत्म करती हूँ, मिलती हूँ इसके नेक्स्ट पार्ट। उम्मीद करती हूँ पढ़ाया हुआ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट्स कर दीजिए और दिल खोल कर शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। आप सभी प्यारे प्यारे दोस्तों का वीडियो को एंड तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।